नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा गॉस प्रमेय क्या है और विद्युत फ्लक्स क्या है। वहाँ पर हमने गॉस प्रमेय की डेफिनेशन देखी थी, गॉस प्रमेय का परिभाषा देखी थी और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखी थी। विद्युत फ्लक्स क्या है उसके बारे में जाना था। आज हम गॉस के प्रमेय की गणितीय व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। यह गॉस प्रमेय कक्षा 12वीं के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर साल एग्ज़ाम में अनिवार्य रूप से किसी न किसी तरह से पूछा ही जाता है। यहाँ पर मैं आपको गॉस प्रमेय के एक सरलतम विधि बताऊंगी जिससे आपको याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझ के ही आप अपना गॉस प्रमेय बढ़िया से लिख सकते हैं। गॉस प्रमेय क्या थी आपको याद होगा, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। फिर भी एक बार हम आपको पुनः से रिवाइज करवाते हैं। गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पे उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही क्या बोला था गॉस प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। चलिए इसकी गणितीय व्याख्यापन करते हैं। चलो लेते हैं एक बंद पृष्ठ। क्या लेते हैं? एक बंद पृष्ठ लेते हैं। बंद पृष्ठ मतलब एक गोला ले लेते हैं। बंद पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। तो एक हमने गोला लिया, देखिए एक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या क्या है? r है। इसके केंद्र बिंदु में हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया। केंद्र बिंदु में क्या ले लिया? प्लस क्यू आवेश ले लिया। इसकी त्रिज्या क्या है? r है। तो इस गोले के सतह पर हमने कोई बिंदु P ले लिया जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E है। हमने माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जो हम बोल रहे हैं उसको बेटा आपको लिखना भी, हमने लिखा है यहाँ पर जो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमने माना हमने गोला ले लिया जिसका त्रिज्या क्या है? R है। उसके केंद्र बिंदु में क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश से है और इस गोले के सतह पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होगा? E का मान यहाँ पर क्या होगा? P बिंदु पर 1/4πε0 Q टाइम्स R/2। यानी क्या होगा E की बात कि यहाँ पर P बिंदु पर 1/4πε0 गुणे Q/R²। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अपन जानते हैं। और अगर आपको नहीं याद हो तो हमारे पिछले वीडियो में हमने इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी कैसा निगमन होता है, ये हमने सारा बताया है आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई अपनी? अगर कोई गोला है, हम बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या? R है। इसके केंद्र पर आवेश प्लस Q है। तो इसकी सतह पर कोई बिंदु P लेते हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या निकलती है? 1/4πε0 Q/R²। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं। अब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? O से P की ओर। अब आप यहाँ पर डाउट पे होंगे O से P क्यों कह रहे हैं, PO क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आप यहाँ पर एक क्लू लीजिए हमसे। यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए कि हमने यहाँ पर क्या लिया? धन आवेश लिया है। क्या लिया है? केंद्र पर गोले के धन आवेश लिया है और सतह पर कौन सा बिंदु माना है? P। तो इसको जब हम कोई आवेश नहीं बता रहे हैं, कोई इस सतह पर कोई आवेश नहीं बता रहे हैं, तो इसको हम मान लेंगे कि यह धन आवेश की तरह भांति कार्य करता है। तो क्या होगा? धन आवेश समान सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी बाहर की ओर धकेलेंगे। अतः इसकी दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? O से P की ओर, यानी बाहर की ओर, O से P की ओर। आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की ओर होगी। कहाँ से होगी? O से P की ओर, क्योंकि दोनों मान लो समान आवेश है तो ये बाहर की ओर उसको धकेलेगा। यहाँ पर बच्चों आपको पूरी तरह से समझ आ गया हो। एक बार पुनः हम आपको बता दें कि अब गॉस प्रमेय जो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या लिया? माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। इसके केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश लिया और इसकी सतह पर एक बिंदु लिया P, जहाँ पर
हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है इस बिंदु पर तो इसका मान होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से 1/4πε0 Q/r²। ये हम जानते हैं और इसको हम समीकरण 1 कह देंगे। अब देखो, इस संपूर्ण गोले को हम छोटे छोटे अंतरालों में बांट लेंगे, छोटे छोटे अंतरालों में बांट लें। यानी संपूर्ण गोले की सतह को हम क्या करेंगे, पृष्ठीय सतह को, पृष्ठीय सतह को, इस सतह को, बाहरी सतह को हम छोटे छोटे अंतरालों में बांट लेते हैं। तो जब बांट लेते हैं तो इस बिंदु P से घिरा क्षेत्रफल हम ले लेते हैं। उसका जो P से घिरा जो एरिया है उसको हम क्षेत्रफल, उसको ds कह देते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, ds। तो बिंदु P से घिरा क्षेत्रफल ds है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसकी दिशा क्या होगी, O से P की ओर, बाहर की ओर। अब पुनः चलते हैं अपन। अतः ds क्या है, जो गोल ये क्षेत्र, ये बिंदु P है, यह P से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया है। यहाँ पर से इस बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वह E.ds होगा। डेल फाई बराबर क्या होगा, E.ds, या E.ds को हम क्या लिख सकते हैं, ये अदिश गुणनफल है और इसका मान होता है E.ds का E.ds cos थीटा। हमने आपको बताया था कि अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको डाउट होता है तो पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो इस डेल फाई E.ds को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अदिश गुणनफल में, डेल फाई E बराबर E.ds cos थीटा। डेल फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, कहाँ से, इस बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की मात्रा है। तो अपन ने लिख लिया E.ds cos थीटा, इसको समीकरण 2 कह दें। किंतु E का मान कितना होता है, E का मान समीकरण 1 में क्या था, 1/4πε0 Q/r² अपन ने निकाला था। E बराबर क्या है, वह 1/4πε Q/r² निकाला था। यानी बिंदु P पर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर हमने E के जगह में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान रख दिया, तो क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। इसको समीकरण 3 कह दिया। अपन ने क्या कह दिया, समीकरण 3। E वेक्टर और ds के बीच का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस क्षेत्रफल के बीच का कोण जो होता है थीटा बराबर वो 0 होता है। जब इस थीटा क्या है, थीटा का मान यहाँ पर 0 है। अब देखिए, चूंकि इस पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स की मात्रा हमने निकाला है, इस छोटे से अंतराल के कारण हमने विद्युत फ्लक्स की मात्रा निकाली है। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालना हो तो इस गोले के संपूर्ण फ्लक्स चाहिए हमको, तो इस क्या करेंगे कि जो डेल फाई है इसका संपूर्ण फ्लक्स के लिए देखिए गोल इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए ये यस है पृष्ठीय समाकलन और ये संपूर्ण फ्लक्स के लिए, तो संपूर्ण डेल फाई का समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन आएगा फाई ई। और यहाँ पर ये गोला बताता है संपूर्ण फ्लक्स, तो अतः गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई वी बराबर हो जाएगा डेल फाई ई का समाकलन, पृष्ठीय समाकलन अपन ने कर दिया, लिख दिया। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ये डेल फाई का समाकलन करें, यहाँ पर डेल फाई का मान रखने पर, डेल फाई का मान समीकरण 3 से रख दिया लाके, तो क्या रखा, 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। अब यहाँ पर बेटा cos थीटा की वैल्यू तो 0, थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर जाएगा ds की जगह में cos 0 रख दिया हमने और 1/4πε0 Q/ को हमने r² को बाहर रख निकाली। यह क्या है, कांस्टेंट राशि, अचर राशियां हैं, इनको समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, अतः इनको हमने बाहर निकाली। अंदर क्या बचा, ds cos 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अतः संपूर्ण फ्लक्स s के अंदर क्या सिर्फ ds बचा, क्या बचा, ds। यानी फाई ई बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r² और संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन ds आ गया। अब इस ds क्या होता है, ds को देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय ds जो होता है वह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² और
संपूर्ण पृष्ठीय समाकलन ds की जगह हम क्या रख देंगे, 4πr² रख देंगे। और r 4πr² रख दिया तो देखो इस r² से ये नीचे वाला r² चला गया, इस 4π से ये 4π चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर बचा q और नीचे बचा एप्सिलॉन 0, यानी फाई ई बराबर बचा q टाइम्स एप्सिलॉन 0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। धन्यवाद बेटा। आपको जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं पर्सनली। अगर जहाँ भी आपको समझ ना आया हो उसके लिए कमेंट्स करिए या तो मुझे फ़ोन करिए। धन्यवाद।